चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। मुझे लगातार पूरे हिंदुस्तान से लोग फ़ोन कर रहे हैं और इनमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो ऑलरेडी एफपीओ बना चुके हैं, या तो उनका किसान क्लब है या फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और अभी तक वो अपना बिजनेस या तो प्रारंभ नहीं कर सके हैं या प्रारंभ करने के बाद उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, इस वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया है या वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, एक छोटे लेवल तक बिजनेस कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो नए एफपीओज बनाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह की सरकारी मदद होगी और कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिल सकती हैं और किस तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए कि कोई व्यक्ति यदि इसलिए एफपीओ बना रहा है कि वो सरकारी मदद से अपना बिजनेस करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से अपने बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी मदद है जो नई स्कीम में एफपीओज को मिलना है उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और वो स्टेप बाय स्टेप देने का प्रावधान कानून में किया गया है। और मेरे हिसाब से अगर सभी स्टेप्स को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे जब आप वो सरकारी स्कीम का फ़ायदा ले सकेंगे, और वो भी तब जब सभी तरह की लेवल की कमेटियां आपके बिजनेस प्लान से एग्री करती हों, आपके वर्किंग स्टाइल में उनको भरोसा हो, दूसरे कि उस समय तक वो अधिकारी वहाँ काम करें जो आपको सपोर्ट करते हैं। यदि किसी भी इस तरह का कोई अधिकारी बदल जाता है और आने वाला अधिकारी उस तरह की सपोर्ट नहीं करता है तो फिर आपको शुरू से ABCD से कार्रवाई करना होती है और उसमें बहुत समय लगता है। तो ऐसे स्थिति में हर एफपीओ को 2 तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक बिजनेस प्लान उनको वो बनाना है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से होगा, और वो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो सुविधाएं भारत सरकार देना चाहती है एफपीओ को, उनको प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करेंगे। दूसरे, उनको अपना बिजनेस प्लान इस तरह से बनाना पड़ेगा जो वो अपने सदस्यों के साथ मिलके और अपने सदस्यों के संसाधनों से तत्काल प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एफपीओ बनाने का जो पर्पज़ है वो उसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, ग्राउंड नियम हैं जिनको हमें पालन करना है, और उसमें पहला नियम है कलेक्टिव डिसीजन। हम सदस्य तो बना लेते हैं पर एफपीओ को सामान्यतः 1 या 2 आदमी ही लीड करते हैं, वही सक्रिय सहयोग सक्रियता दिखाते हैं और बाकी सदस्य उसमें सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, और वो बहुत सक्रियता से एफपीओ के एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे में जब हम सदस्यों को एक्टिव नहीं करेंगे तो हम कोई भी कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि जो सदस्य या शेयर होल्डर आप बना रहे हैं या डायरेक्टर बना रहे हैं, उनको हर तरह के डिस्कशन में आपको इंगेज रखना पड़ेगा, आपको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगी। दूसरा ग्राउंड रूल है रिसोर्स पूलिंग। देखिए, एफपीओ सामान्यतः वो लोग बनाते हैं, वो किसान उसमें जुड़ते हैं जो डिसएडवांटेज पोजीशन में हैं। आज जो मार्केट फोर्सेस हैं और जो बाज़ार की शक्तियां उनके विरुद्ध काम करती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लघु और सीमांत किसानों को होता है। अब लघु और सीमांत किसान जब तक अपने संसाधनों का पूलिंग नहीं करेंगे, एकत्रीकरण करके कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक वो इन बाजार की ताकतों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं, उनको हमेशा उनसे नुकसान ही होगा। तो यदि बाजार को आप अपने लिए काम करवाना चाहते हैं तो आपको रिसोर्स पूलिंग करके अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा,
ताकि आप बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तीसरी चीज़ है ओपननेस इन वर्किंग। देखिए, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता है, तो जब तक इसमें पूरी पारदर्शिता नहीं होगी, डीलिंग सभी को समझ में नहीं आएगी, क्या पैसा लिया जा रहा है, क्या पैसा दिया जा रहा है, क्या पैसा नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदे का बंटवारा कैसे होगा, तो तब तक सदस्य उसमें अपने रिसोर्स नहीं लगाएंगे। तो शुरू से ये कोशिश की जाना चाहिए कि एक ट्रस्ट फैक्टर हो, एक उनके बीच में सहमति हो और आपसी समझ हो कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। अगला जो ग्राउंड रूल है वो है कॉमन बेनिफिट। एफपीओ में वही काम हमें हाथ में लेना चाहिए जिनसे सभी सदस्यों को सीधा लाभ होने वाला है। यदि एफपीओ के कुछ सदस्य ये कोशिश करते हैं कि कोई वो ऐसी गतिविधि लेंगे जिसमें कुछ ही शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा और बाकी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसी गतिविधि एफपीओ के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि ये शुद्ध व्यावसायिक गतिविधि है, तो इसमें मार्केट फोर्सेस को, जो बाजार की ताकतें हैं, उनको अपने सदस्यों के हित के लिए उपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार करना है और इसके लिए आपको कैसे कंपटीशन को फेस करना है, किस तरह से आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और कैसे प्रतिस्पर्धा में आप आगे आएंगे। और आखिरी नियम है कि दोनों एंड पे आपको सप्लाई चेन को छोटा करना है। जो बैकवर्ड लिंकेज है, जो खेती में इनपुट आते हैं और जो किसानों का अपने सदस्यों का उत्पाद बेचते हैं, तो जो अभी मार्केट में सप्लाई चेन है उसको रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे, तो आप लाभ ले सकते हैं। तो एफपीओ कहाँ से शुरू करें, ये एक यक्ष प्रश्न सभी के मन में रहता है और मुझे भी लगातार लोग ये पूछ रहे हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि देखिए, अगर आप खेती में ऐसे इनपुट में बुकिंग शुरू करते हैं जो इनपुट लगने ही लगने वाले हैं, जिसमें सबसे कम रिस्क है, जैसे फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र में ख़ास तौर से यूरिया और डीएपी आपको सरकारी कीमतों पे मिल जाता है और उसमें बुकिंग नहीं होती है, पर सिंगल सुपर फास्फेट है, एनपीके हैं, आपके पीजीआर हैं और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं जिनमें बुकिंग आती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनमें बुकिंग आती है। तो और ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो खेती में लगना ही लगना है, किसी भी तरह की आपकी परिस्थिति रहे, किसी भी तरह का मौसम रहे, किसी भी तरह की जलवायु रहे, पर ये एक आवश्यक कंपोनेंट है। तो मुझे लगता है कि एफपीओज़ को, इनकी जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट उनके यहाँ चलते हैं, उनकी एडवांस बुकिंग उन्हें करना चाहिए। उसमें पार्टिसिपेट करने से उनको 20 से 25% तक का मार्कअप मिल जाता है और वो अपने साथियों को, अपने सदस्यों को कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट समय पे उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमें एडवांस बुकिंग में लाना चाहिए लोगों को। दूसरे, सीड, जो भी एफपीओ काम कर रहे हैं, मेरा उन्हें सुझाव है कि उन्हें सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे काम करना है, तो कम से कम एक फसल खरीफ के लिए और एक फसल रबी के लिए वो चयन करें, जिसका वो एक जैसे तरीके से खेती करें। अब इसमें उस फसल के बीज को आप बुकिंग करिए और बीज का चयन बहुत सावधानी से आप करिए। सबसे पहले कौन सी फसल होगी, उस फसल में कौन सी वैरायटी आपको लगाना है, उस वैरायटी का बीज किस कंपनी का लेना है, उस कंपनी का जो बीज है उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उन बीजों में कौन से रोग आते हैं और कौन से रोग नहीं आते हैं, इसके आधार पर आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करना है और उसी के आदानों की एडवांस बुकिंग आपको करना है। अब एडवांस बुकिंग में पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है एफपीओ के सामने। और पैसा आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो जो भारत सरकार द्वारा आपको
प्रावधान है जिसमें वर्किंग कैपिटल मिलना है वो आपको मिल जाए, या बैंक ऋण आपको मिल जाए। पर प्रारंभ में ये दोनों आपको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि बैंक ऋण आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कुछ कोलाटरल हो, कुछ गिरवी रखने के लिए हो, और वो एफपीओ पे होता नहीं है। दूसरे, सरकारी अनुदान आपको तभी मिलेगा जब आप सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे, जो प्रारंभ में संभव नहीं है। तो प्रारंभ में हम दो ही तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम अपने सदस्यों को शेयर बेचें, और शेयर मनी जो हमारे पास आ रहा है उस शेयर मनी को हम वर्किंग कैपिटल में उपयोग करें। दूसरा तरीका है कि हम दो तरह के सदस्य बनाएं। एक सदस्य वो होंगे जो शेयर होल्डर होंगे, और दूसरे सदस्य वो होंगे जो सर्विस मेंबर होंगे। और जो एडवांस बुकिंग आपको करना है, उन एडवांस बुकिंग के लिए आप उन सदस्यों से उनकी ज़मीन कितनी है, हर सदस्य के पास कितनी ज़मीन है, उसके मान से उन्हें कितना प्रोड्यूस लगना है, उसके मान से उनका किसान क्रेडिट कार्ड या तो बना होगा या आप उसको बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में बिना कोलाटरल 1,60,000 तक आपको एक किसान को ऋण मिल सकता है। यदि वो कुछ कोलाटरल रख सकते हैं तो 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता है। और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और जो प्राइवेट बैंक हैं जो खेती में काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिक लैंडिंग के तहत अनिवार्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण देना है। और इसमें ब्याज भी कम है। बैंक आपको 7% ब्याज पर ऋण देता है, और इसमें अगर आप 1 साल के अंदर अपना ऋण चुका देते हैं तो 3% की सब्सिडी मिलती है। तो किसान को केवल 4% ही ब्याज लगता है, और 4% बहुत कम ब्याज है जो जिस पर वो काम कर सकते हैं। तो अपने सदस्यों को जो फसल आप बोने वाले हैं उस फसल के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए, और किसान क्रेडिट कार्ड से आप एडवांस पैसा ड्रॉ करके उस पैसे से आप बुकिंग कर सकते हैं। जब आप उस पैसे से बुकिंग करेंगे तो आप उनको 20 से 25% तक कम कीमत पे अपना आदान दे सकते हैं। इसमें 5% पैसा आप एफपीओ के खर्चे के लिए रखिए, और बाकी जो आपको लाभ हो रहा है वो अपने सदस्यों को आप स्थानांतरित करिए, ट्रांसफ़र करिए। तो इससे आप देखेंगे कि वो जो उनने ब्याज पे पैसा लिया है उस पर भी वो ब्याज कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिल रहा है, और उत्पाद भी सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि उनको अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मिलेगा, और तीसरी चीज़ समय पर उपलब्ध होगा। और खेती में समय की बहुत महत्वता है। तो जो लोग एफपीओ बनाना चाहते हैं या एफपीओ को चलाना चाहते हैं तो अगली खरीफ के लिए उन्हें अभी से पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी सिंगल सुपर फास्फेट की बुकिंग हो रही है, धान की बीज की बुकिंग हो रही है, अभी सोयाबीन के बीज की बुकिंग शुरू होगी, मक्के के बीज की बुकिंग शुरू होगी। जितनी भी फसलें खरीफ में लगने वाली हैं, और अगर आपके यहाँ गर्मी की खेती होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी मूंग उड़द की खेती होगी, उसको भी आप बुक कर सकते हैं। तो बीज और खाद 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें अनिवार्य रूप से आपको बुकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये किसी भी एफपीओ को अपना बिजनेस प्रारंभ करने का पहला चरण है। दूसरा चरण है कि आप उनको मशीन उपकरण उपलब्ध कराने भी मदद करें। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अल्पकालीन ऋण की श्रेणी में आता है, पर जब आपको ट्रैक्टर लेना है, थ्रेशर लेना है, या कोई भी इक्विपमेंट लेना है तो वो दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। और दीर्घकालीन ऋण जो होता है, बड़ा ऋण होता है, तो वो आपको कोलाटरल के साथ आपका बैंक देता है। तो आप किसी भी तरह का जो औजार खरीदना चाहते हैं, जो मशीन उपकरण खरीदना चाहते हैं, वो दीर्घकालीन ऋण में आप बैंक से अपने सदस्यों को दिला सकते हैं, और बाकी सदस्य उसको किराए पे लेके उस उपकरण का या मशीन का उपयोग अपनी खेती में
कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ा कंपोनेंट होता है वो है पेस्टिसाइड। देखिए पेस्टिसाइड में भी एडवांस बुकिंग होती है, पर पेस्टिसाइड की एडवांस बुकिंग आपको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का उपयोग, पेस्टिसाइड सामान्यतः 4 श्रेणी के होते हैं। एक होता है बीडीसाइड जो चारा मारने के काम में आता है, तो बीडीसाइड हमेशा लगता ही लगता है, उसको आप बुक कर सकते हैं और एडवांस बुकिंग में बीडीसाइड पे आप जा सकते हैं। दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने के लिए होता है, पर कौन सा कीड़ा कब अटैक करेगा ये पहले से निर्धारित नहीं होता है, तो इंसेक्टिसाइड की बुकिंग में आपको नहीं जाना चाहिए। जब आप उसका उपयोग आपके यहाँ होने वाला हो तभी उसको आपको बल्क में सदस्यों से मांग लेके खरीदना चाहिए ताकि आपको अच्छी कीमत पे मिले। तीसरी चीज़ है फंगीसाइड। फंगीसाइड भी आपको तभी लेना चाहिए जब उसका अटैक होने वाला हो। इसको भी एडवांस बुकिंग में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की चीज़ें होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान हो जाता है। तो और चौथी चीज़ होती है जो पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें तरह तरह के पीजीआर आते हैं। इसमें बायो पीजीआर भी हैं और केमिकल पीजीआर भी हैं। इनका भी आपको बहुत सावधानी से उपयोग करना है और इनकी भी बुकिंग आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो 2 तरह के चीज़ें मैंने आपको बताई, एक वो इनपुट हैं जो अनिवार्य हैं और उसकी बुकिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरे जो इनपुट हैं वो वैकल्पिक हैं और वो मौसम और फसल की स्थिति के आधार पर उपयोग में आते हैं, तो उनको आपको बल्क में खरीदने की व्यवस्था करना चाहिए। अब यहाँ ई फसल के लोग आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको प्रोडक्ट चेन में सहायता कर सकते हैं, बुकिंग में मदद कर सकते हैं। आप ई फसल के थ्रू बुकिंग ले सकते हैं और ई फसल बिना किसी आपको डीलरशिप लिए या कंपनियों में डिपॉजिट जमा किए कंपनियों से डायरेक्ट जोड़ के इनपुट सप्लाई करती है। तो आपको अगर शुरू में पूरे बिजनेस को समझना है तो ई फसल का आप सहयोग लें और उनके माध्यम से आप बुकिंग में पार्टिसिपेट करें। मुझे उम्मीद है कि जो एफपीओ इस सीज़न में अभी से प्रारंभ करेंगे तब वो मई तक जाके अपने सदस्यों को ये चीज़ें दे सकेंगे। देखिए बुकिंग हमेशा 3 या 4 महीने पहले शुरू होती है, तो इसकी जानकारी भी आपको ई फसल प्लेटफार्म पर मिल सकती है कि किस किस कंपनी की बुकिंग शुरू हुई है, उनकी टर्म कंडीशन क्या है, वॉल्यूम डिस्काउंट क्या है, ब्रांड की लॉयल्टी का डिस्काउंट क्या है, लिफ्टिंग चार्जेस क्या हैं, स्टोरेज के बेनिफिट चार्जेस क्या क्या हैं, वो सब आपको उन स्कीमों में ई फसल की टीम बताएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस उत्साह से अपने एफपीओ बना रहे हैं, जिस उत्साह को आप बिजनेस में बदलना चाहते हैं, उसको आप बनाए रखें, ई फसल से मदद लें और अपने बिजनेस को शुरुआत करें। बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब आप उस काम को करते हैं, और बिजनेस सीखने का भी समय तभी होता है जब आप उसको करते हैं। आप तैरना अगर सीखना चाहते हैं तो तालाब में कूदना ही पड़ेगा, आप किनारे पर बैठ के तैरना नहीं सीख सकते। खेती में यदि आपको लाभ कमाना है तो खेती के बिजनेस में आपको आना ही पड़ेगा, और बिना आए आपका एफपीओ चलेगा नहीं, उसकी कोई उपयोगिता रहेगी नहीं। तो दोस्तों मिल के काम करें और किसानों को, अपने सदस्यों को अच्छा लाभ उपलब्ध कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।